Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to new lecture of chemical bonding. In this lecture we are going to learn only single question but very important question. अगर दोस्तों ये मार्क की बात करें तो ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए भी अवेलेबल है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में। ओके, ऐसा तो ये क्वेश्चन है ऑक्टेट रूल क्या है, एग्जैक्ट ऑक्टेट रूल, और ऑक्टेट रूल कैसे फॉलो होता है, और मे बी ऑक्टेट रूल फॉलो ना हो तो क्या हो सकता है। तो दोस्तों आगे हमने जब ऑक्टेट रूल एक बार पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन की बात की थी, तभी ये बात हुई थी ऑक्टेट रूल इज़ फॉर कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और ऑक्टेट ऑफ द एटम। किसी भी एटम की ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो, आई मीन टू से NH2 NP6 कैसे हो, इसके ऊपर बेस है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मोर देन ऑक्टेट 8 से ज़्यादा है, तो उसको डोनेट कर दो। अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो उसको कैच करो, गेन करो, बाहर से लेके आओ। और ये डोनेशन और एक्सेप्शन पॉसिबल नहीं है, आई मीन टू से लूजिंग और गेनिंग पॉसिबल नहीं है, देन गो फॉर अ पार्टनरशिप, किसी के साथ पार्टनरशिप करो। बट एनी हाउ कंप्लीट द 8 इलेक्ट्रॉन ऑन इन योर आउटर मोस्ट ऑर्बिट और आउटर मोस्ट सेल, दैट इज ऑक्टेट रूल। हीलियम दोस्तों इसमें यहाँ पे एक्सेप्शन था, और कई सारे एलिमेंट थे लाइक द हीलियम, जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन की, तो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6, 7 या फिर 5 इतने इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, बट दे आर इजीली डोनेटेड 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। उस तरह से उसकी ऑक्टेट देखें तो दोस्तों एज पर एज हीलियम होगी, NH2 होगी। बट उसके अलावा बाकी के सारे एलिमेंट है वो 8 इलेक्ट्रॉन, आई मीन टू से बाकी के नोबल गैसेस से उसके जैसी ऑक्टेट कंप्लीट करने की ट्राई करेगी। सो हम ये कह सकते हैं द बेस ऑफ दिस कंसेप्ट और बेस ऑफ द ऑक्टेट रूल इज नथिंग बट द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस आर नोबल, क्यों नोबल है तो उसके लिए एक रीज़न है यार, NH2 NP6 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट सेल। सो सभी एलिमेंट को दोस्तों यही ड्यूटी है, उसको उसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन लेके आने हैं। वो 8 इलेक्ट्रॉन, रिपीट 8 इलेक्ट्रॉन लेके आने हैं, 2s and p6। सो अगर उससे ज़्यादा है तो डोनेट, अगर उससे कम है तो फिर एक्सेप्ट करना है, और ये दोनों चीज़ नहीं हो सकती तो शेयरिंग करना है। दैट इज़ ऑल अबाउट ऑक्टेट रूल। और अगर एक बार ऑक्टेट रूल फॉलो होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, that atom or that molecule or that ion is stable because of octet rule. So what is octet rule again? Atom can combine, I repeat, atom can combine either by transfer of electron from one atom to another atom. Atom एक दूसरे से combine हो सकते हैं by donating or we can say accepting the electron, losing or gaining. दूसरा रास्ता क्या है, बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस सेल। अपनी ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए अगर ये लूज और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है तो क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, ये हो सकता है टू पार्टनरशिप ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दोस्तों पहली चीज़ फॉर द आयोनिक बॉन्ड, सेकंड इज फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड। ये दोनों का बेस है जो हमने पढ़ा था। पहला एग्जांपल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन देखते हैं। सपोज दोस्तों इन दिस सोडियम मोलेक्यूल 281, इसकी ऑक्टेट ऑलमोस्ट फुल है, बट एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। अगर ये इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, तो इसकी ऑक्टेट फुलफिल होगी। सो सोडियम इजीली कन्वर्ट इनटू Na+, दैट्स वाई द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द सोडियम इज लोअर। हमको क्या मिलेगा, 28 डोनेशन ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन। देन क्लोरीन की बात करें 287, जैसे आगे बात की थी, एक्चुअल क्लोरीन नहीं लिख सकते, हमको 1/Cl2 लिखना है, बट आवर नीड इज़ 1 क्लोरीन टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी इजीली। मैंने क्लोरीन लिखा है 287, लैक ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल इट्स ऑक्टेट, एक इलेक्ट्रॉन कम है विच इज़ रिकवर फ्रॉम दी सोडियम। सो यहाँ पे Cl प्लस इलेक्ट्रॉन वी विल गेट Cl-। नाउ 287 से 288 होगी फुलफिल ऑक्टेट। अभी दोस्तों यहाँ पे परमानेंट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन होगा और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा प्लस माइनस। ये बॉन्ड को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंस और आयोनिक बॉन्ड। ये बात हुई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मे बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, देन second chance is sharing of electron. So you can see in chlorine
chlorine have 7 electron in valence shell, 1 2 3 4 5 6 7. This is another chlorine, 1 2 3 4 5 6 7. एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होगी। कोई पूछेगा तो बोलेगा ये हमारी ऑक्टेट है, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। सो एनी हाउ ऑक्टेट फुलफिल करो, डोनेट करो या फिर गेन करो या फिर पार्टनरशिप करो, दैट इज ऑक्टेट रूल। और ये फुलफिल होने के बाद क्या होगा, फुलफिल होने के बाद आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बट देयर आर सम एग्जांपल्स who are not following octet rule but still they are very much stable, वो स्टेबल है। आई रिपीट, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो स्टेबल है बट ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर सकते। सो दैट इज नथिंग बट दी एक्सेप्शन ऑफ द ऑक्टेट रूल। सो एक्सेप्शन ऑफ द ऑक्टेट रूल और वी कैन से लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। दोस्तों ऑक्टेट रूल फॉलो ना कर पाने के एक से ज़्यादा तरीके हैं। सो पहले दोस्तों हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखने वाले हैं इन विच इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाई है बट दे आर स्टेबल। आई रिपीट, स्टिल दे आर स्टेबल। दोस्तों जैसे हम बात करें लिथियम क्लोराइड की, सपोज इफ यू टॉकिंग अबाउट लिथियम क्लोराइड, अगर लिथियम क्लोराइड की बात करें दोस्तों, ऐसे तो एज पर एज लुईस स्ट्रक्चर हमको इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट से ही लिखने हैं। बट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल, मैं अलग अलग दो एटम के इलेक्ट्रॉन को अगर एक्स को डॉट से दिखाता हूँ तो दूसरे को क्रॉस से दिखाऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ द लिथियम, देन क्लोरीन के 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। आप यहाँ पे देखोगे ऑक्टेट फुलफिल हुई, बट लिथियम में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल नहीं हो रही है। बट लिथियम क्लोराइड, लिथियम हाइड्राइड, लिथियम फ्लोराइड ऑल आर स्टेबल मॉलिक्यूल्स। इफ वी टॉकिंग अबाउट BeH2 और BeCl2, सपोज दिस इज बेरिलियम, हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द बेरिलियम? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 1s2 एंड 2s2। 1s2 इज इन इनर ऑर्बिट, सो 2s2 उसके 2 इलेक्ट्रॉन है, सपोज 1 एंड 2। अभी इसका कॉम्बिनेशन मैं कर रहा हूँ विद दी क्लोरीन। अगेन क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर ये पार्टनरशिप हुई देन ऑक्टेट ऑफ द क्लोरीन इज फुलफिल। बट व्हाट अबाउट बेरिलियम? टोटल नंबर ऑफ ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स। आई रिपीट, टोटल नंबर ऑफ ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ऑक्टेट में चाहिए उससे आधे इलेक्ट्रॉन है, बट BeCl2 इज स्टेबल मॉलिक्यूल। इफ यू टॉकिंग अबाउट BF3, अगर दोस्तों आप बोरोन की बात करो, बोरोन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2p1, 2s2 plus 2p1, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1 2 एंड 3। अगर दोस्तों फ्लोरीन की बात करें, अभी आपको मालूम है देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन इज इन दी वैलेंस शेल ऑफ द फ्लोरीन, बट वहाँ से मैं दोस्तों सभी इलेक्ट्रॉन अभी आपको दिखा नहीं रहा, आपको जस्ट समझना है 1 2 3 4 5 6 7 आर देयर, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, सो मैंने नहीं लिखा है। अभी यहाँ पे दोस्तों फ्लोरीन की ऑक्टेट फुल है, बट व्हाट अबाउट बोरोन? अगर आप बोरोन के इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सो यहाँ पे दोस्तों इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, बट फिर भी ये कंपाउंड स्टेबल है। अभी दोस्तों जितने एग्जाम्पल देखे उन सब में एक सिमिलैरिटी देखने की ट्राई करें, तो सिमिलैरिटी ये है दोस्तों, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ऑल आर फ्रॉम दी सेकंड पीरियड्स में से। वहाँ पे दोस्तों n इज इक्वल टू 2s है, 2p है, बट 2d इज नॉट देयर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ 2d ऑर्बिट। यहाँ पे ये हो रहा है। अगर दोस्तों वहाँ पे 2d होती, जैसे अगर n इज इक्वल टू 3 हम बात करें, 3s 3p एंड 3d इज देयर। सो बिकॉज ऑफ 3d वो क्या कर पाएंगे, जनरल केस में 3d में इलेक्ट्रॉन पहले नहीं जा सकते फ्रॉम दी 4s, पहले 4s में जाएंगे बाद में 3d में। अगर एज पर एज रूल आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बट जब वो कोई भी कंपाउंड फॉर्मेट करेंगे, तब दोस्तों क्या हो सकता है, जब कोई भी कंपाउंड फॉर्मेट करे तब वो अपनी खुद की 3D को भी यूज़ में ले सकते हैं। सो अगर हम बात करें एक्सपांडेड ऑक्टेट, यहाँ पे ज़्यादातर केस में जो सेंटर मॉलिक्यूल था, दैट सेंटर मॉलिक्यूल इज फ्रॉम दी सेकंड पीरियड। तो
अगर एक्सपांडेड ऑर्बिट की बात करें, एक्सपांडेड ऑक्टेट की बात करें, तो दोस्तों सेंटर एटम रहेगा, सेंटर एटम वो n इज इक्वल टू 2 में से नहीं होगा, n इज इक्वल टू 3, 4, 5 में से हो सकता है। लेट्स टॉकिंग अबाउट सम एग्जांपल। इफ यू टॉकिंग अबाउट PCl5, आप सबको मालूम है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन द वैलेंस शेल ऑफ द फॉस्फोरस, दैट इज 5, 1, 2, 3, 4 and 5. What about chlorine? Total 7 electrons are present in the valence shell of the chlorine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ओके, अगर यहाँ पे दोस्तों पार्टनरशिप की बात करें, ये पार्टनरशिप होगी वैलेंस शेल ऑक्टेट ऑफ द क्लोरीन इज फुलफिल, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्लोरीन, आवर टारगेट इज फॉस्फोरस. इन सिमिलर केस विद द सेकंड क्लोरीन, थर्ड क्लोरीन, फोर्थ एंड फिफ्थ, सभी में यही चीज़ होगी. मैं दोस्तों यहाँ पे उसके जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है वो भी आपको दिखा रहा हूँ. चलो, अगर आप यहाँ पे क्लोरीन की बात करोगे, सो ऑक्टेट ऑफ द क्लोरीन इज फुलफिल्ड. आई रिपीट, ऑक्टेट ऑफ द क्लोरीन इज फुलफिल्ड. अभी यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सपोज हम अज्यूम करें, कोवेलेंट बॉन्ड, सो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद दोस्तों, अगर आप आफ्टर द कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, इलेक्ट्रॉन ऑफ द फॉस्फोरस, देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स more than octet, so it is the expanded octet. In this particular example of PCl5, octet is expanded but still PCl5 is a stable molecule. octet rule को फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे. octet माइनस से 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट फिर भी PCl5 is a stable molecule. okay, then second example, if you talking about SF6, this is sulfur. वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सल्फर इज 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. सपोज दोस्तों यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं, नंबर ऑफ फ्लोरीन 6 फ्लोरीन आर देयर. अभी मैं किसी एक ही फ्लोरीन के सारे इलेक्ट्रॉन बताऊंगा, बाकी आपको समझना होगा. 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी वैलेंस शेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. सपोज ये पार्टनरशिप बनती है, देन टोटल नंबर ऑफ द फ्लोरीन इज 8. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द फ्लोरीन इज 8. सिमिलर केस में दोस्तों यहाँ पे भी होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और यह सभी जगह पे दोस्तों सपोज कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है. अगर अभी आप दोस्तों इसको काउंट करोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर दिस सल्फर इज 12. यहाँ पे दोस्तों 10 हो रहे थे, यहाँ पे 12, which is more than octet. So again this example is for the expanded octet, but still SF6 is also a stable molecule. SF6 octet rule को भी फॉलो नहीं कर रहा है, बट फिर भी वो कैसा है, स्टेबल है. then H2SO4, अगर H2SO4 में बात करें दोस्तों, सल्फर इज द सेंट्रल मॉलिक्यूल. ओके, सल्फर के लिए दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे होगा ऑक्सीजन. अगेन ऑक्सीजन की अगर बात करें, दिस इज सेकंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के 1, 2, 3, 4, 5, 6. थर्ड ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6. ऊपर ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6. नीचे ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6. हाइड्रोजन विथ 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन विथ 1 इलेक्ट्रॉन. अभी दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है, ड्यूल बॉन्ड विद दी ऑक्सीजन, अगेन ड्यूल बॉन्ड विद दी ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल विद दी हाइड्रोजन ऑफ दी ऑक्सीजन. अगर दोस्तों यहाँ पे आप ऑक्सीजन की बात करोगे 1, 2, 3 and 4, ऑल ऑक्सीजन आर फॉलोइंग दी ऑक्टेट रूल. बट इफ यू टॉकिंग अबाउट सल्फर, अगर दोस्तों यहाँ पे हम सल्फर की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर के, अगेन 12 भी है. ये दोनों एग्जांपल में कॉमन था, बट स्टिल सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल. सो दोस्तों ये जरूरी नहीं है ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इज कंपल्सरी फॉलो दी ऑक्टेट रूल. ये भी ये एग्जाम्पल है. अभी दोस्तों यहाँ पे आपने ठीक से देखा होगा, तो एक बात की थी, जनरल केस में
पीरियड नंबर 2 से आने वाले कंपाउंड के जो एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल है वहाँ पे ज़्यादातर ऑक्टेट रूल फॉलोअप नहीं हो रही है, और ज़्यादातर केस में दोस्तों n = 3 4 में हमको ऑक्टेट रूल फॉलोअप नहीं हो रही। इसी तरह के एग्जाम्पल मिलते हैं, बट विद दी एक्सपांडेड ऑक्टेट वहाँ पे मिल रहे थे फिर फॉर दी इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बट दोस्तों ऑक्सीजन इज फ्रॉम दी सेकंड पीरियड, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। सो ये दिमाग में नहीं बिठाना है दोस्तों, n = 2 होगा तभी यही इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले मिलेंगे, n = 3 होगा तभी हमको एक्सपांडेड ऑक्टेट वाले मिलेंगे। सम एग्जाम्पल जो आपको मगअप करने होंगे, याद रखने होंगे। अगर किसी ने ये समझ लिया सल्फर के जितने भी एग्जाम्पल है, इन ऑल एग्जाम्पल ऑफ द सल्फर, सल्फर इज एडजस्ट एज अ एक्सपांडेड ऑक्टेट, तो आप गलत हो गए। एक एग्जाम्पल है दोस्तों सल्फर का हमारे पास, इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल HCl2। अगर सल्फर की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 in the valence shell. About the chlorine 1 2 3 4 6 5 7. Second chlorine 1 2 3 4 5 6 7. अगर पार्टनरशिप अज्यूम करें, the octet of the sulfur is fulfill 8 इलेक्ट्रॉन। सो अगर दोस्तों कुछ एग्जाम्पल हमको ऐसे मिले सल्फर के विद द एक्सपांडेड ऑक्टेट, इट डजंट मीन दैट ऑल कंपाउंड ऑफ द सल्फर डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल। ऐसे भी मिलेंगे जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते होंगे। ओके, चलो ये दो बात हुई। सो फिर ये इसलिए ये एग्जाम्पल यहाँ पे रखा है दोस्तों, आपके दिमाग में रॉन्ग मैसेज ये नहीं सेट होना चाहिए दैट n = 2 इट मीन्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट, n = 3 इट मीन्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट, सॉरी। यहाँ पे इनकम्प्लीट की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एक्सपांडेड की पॉसिबिलिटी है। जितने हैं सभी एक्सपांडेड नहीं है, जितने हैं सभी इनकम्प्लीट नहीं है। ये दोनों चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए दोस्तों। ये दो एग्जाम्पल हो गए। देन एटलीस्ट ये इनकम्प्लीट है या फिर एक्सपांडेड है, बट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है दैट ऑल आर इन दी पेयर फॉर्म। दोस्तों सम एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकते हैं with the odd number of electron but still they are stable. If we talking about NO, दोस्तों अगर NO में हम देखने जाइए इलेक्ट्रॉन ऑफ द नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, दैट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑक्सीजन। अभी दोस्तों यहाँ पे पार्टनरशिप हुई दो की, अगर आप काउंट करोगे फॉर द नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पहला तो दोस्तों ये है नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही है। सेकंड थिंग, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ओड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन इज देयर बट स्टिल NO इज अ स्टेबल कंपाउंड। इफ वी टॉकिंग अबाउट NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दोस्तों इन दी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर हम बात करें इस तरह के, सर ये एग्जैक्ट पता कैसे चलेगा यहाँ पे कोवेलेंट है या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है। सो जैसे दोस्तों मैंने बताया था नेक्स्ट डाउट सॉल्यूशन में आपको कंपलसरी ज्वाइन होना है, तब पता चल ही जाएगा। हम बहुत सारे एग्जांपल वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अभी मैं आपको इजीली बता रहा हूँ, फ्रॉम ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम नाइट्रोजन 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये दोनों की पार्टनरशिप होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यूज में नहीं आ रहे, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी नाइट्रोजन, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज देयर। सो नाइट्रोजन कौन सा चार्ज कंज्यूम करेगा? प्लस चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑन दी ऑक्सीजन। टोटल बात करें दोस्तों, टोटल न्यूट्रल होगा +1 -1, टोटल चार्ज इज न्यूट्रल +1 -1। सो यहाँ पे दोस्तों फिर से आपको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ओड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बट स्टिल NO2 इज अ स्टेबल कंपाउंड। सो ये बात हुई कुछ कंपाउंड्स जहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है बट वो स्टिल स्टेबल कंपाउंड्स। बट दोस्तों अगर एक बात करें ऑक्टेट रूल की, तो उसका बेस क्या था? मैंने पहले ही आपको बता दिया। बेस ऑफ द ऑक्टेट रूल दे आर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की सर ऑक्टेट फुल होती है, NH2NP6 होती है और उसकी रिएक्टिविटी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। हमने ऐसे कंपाउंड थोड़े देखे जो ठीक ठाक स्टेबल है बट उसका ऑक्टेट फॉलो नहीं हो रहा है। बट दोस्तों एक्चुअली जिसके वजह से हमने ये पूरा रूल कंप्लीट किया है ऑक्टेट रूल, अगर वही रिएक्ट करे तो, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको कई बार घर में सुनने को मिला है फ्रॉम दी मम्मी और पापा और एनी अदर एल्डर, आपको ये सुनने को मिला है तो उसके बच्चे को देख या उसकी लड़की को देख कितना पढ़ता है या फिर कितनी पढ़ती है।
वो आइडियल है, इतनी मेहनत करती, इतने बजे सुबह काम उसका शुरू होता है, इतने बजे कम होता है, इतने उसके नंबर आते हैं, आप उसको वो सुनने को मिलता है। और उसकी वजह से एक रूल बनता है, नोबल गैसेस की वजह से रूल बना, टोटल 80 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपके आउटर मोस्ट सेल में। उसी तरह से वो आपके बाजू वाले या फिर नेबर या फिर आपके कोई रिलेशन के और स्टूडेंट की बच्चे की वजह से या फिर लड़की की वजह से रूल बना कि ऐसा काम करना है, दैट इज़ ऑक्टेट रूल। और फिर बाद में पता चला, जिसको लेके आपको बार बार सुनना पड़ता या फिर कभी भी पड़ी थी उसको देख, बाद में जाके पता चला एक्चुअली वही रिएक्टेबल है, वो खाली दिखावा था रिएक्शन नहीं करने का, जो बाद में जाके पड़ता है। इन गुजराती लैंग्वेज भांडा फूटता है ना, बस वही, यस वही। तो हमने एक्चुअली ये रूल बना दिया है ऑन द बेसिस ऑफ नोबल गैसेस, ऑन द बेसिस ऑफ नोबल गैसेस। ओके, सो वी कैन से दिस थियरी इज बेस्ड ऑन केमिकल इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैसेस। केमिकली इनर्ट है नोबल गैसेस बिकॉज ऑफ फुलफिल ऑफ ऑक्टेट। बट दोस्तों बाद में जाके पता चला that we can get solution from the xenon, XeF2 is there, even KrF2 is there, XeOF2 is there, XeF4 is there. So xenon and krypton are from the noble gas family, but they can react with the oxygen and fluorine. हाँ, ये कह सकते हैं उसकी रिएक्टिविटी बाकी के कंपाउंड, बाकी के एलिमेंट जितनी ज़्यादा नहीं है, उसकी रिएक्टिविटी, वो स्टूडेंट की रिएक्टिविटी आपके जितनी ज़्यादा नहीं है, बट वो इनर्ट तो है ही नहीं, वो रिएक्टेबल तो है, जिसकी वजह से आपको सुनने को मिलता है। बाद में पता चला या तो कुछ है ही नहीं, सो हमने पूरा बेस ही तोड़ दिया। जिसके ऊपर ये पूरा रूल बनाया है वही बाद में मुकर गया, मैं तो रिएक्ट करूँगा। हाँ यस, रिएक्टिविटी कम होगी बट मैं तो रिएक्ट करूँगा। सो सम अदर ड्रॉबैक्स ऑफ दी ऑक्टेट थियरी, यही थियरी है से अदर ड्रॉबैक्स या फिर अदर लिमिटेशन की बात करें तो उसमें पहली लिमिटेशन यही आएगी। क्या होगी ये लिमिटेशन? दैट जिसको हम इनर्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा रूल बना, वही रिएक्टेबल है। उसके एग्जाम्पल भी है हमारे पास, अगर वो रिएक्ट नहीं करते तो ये कंपाउंड नहीं मिलते। देन सेकंड ड्रॉबैक, दिस थियरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर ये दोस्तों पूरी ऑक्टेट रूल की बात करें, किसी जगह पे आपको ये देखने को नहीं मिला व्हाट इज एक्चुअल शेप ऑफ द H2O, एक्चुअल शेप ऑफ द अमोनिया और मीथेन और CO2 और एनी अदर मॉलिक्यूल। सो फ्रॉम दी ऑक्टेट रूल हम किसी भी कंपाउंड के शेप के बारे में कुछ भी जान नहीं सकते। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस थियरी। देन इट डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द मोलिक्यूल्स। यहाँ से दोस्तों मोलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में पता नहीं चलता। बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, उसकी एनर्जी कितनी है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। सर ये पॉइंट एकदम ठीक से समझ में नहीं आया। लेट अस सपोज दोस्तों हम बात कर रहे MH3 की, वेयर M is the hydrogen, H is the hydrogen, M is the element from the nitrogen group, नाइट्रोजन ग्रुप। सो सर अगर नाइट्रोजन ग्रुप में से नाइट्रोजन ले तो एमोनिया होगा विथ 1 लोन पेयर। अगर उसके नीचे फॉस्फोरस ले तो PH3 होगा विथ 1 लोन पेयर। उसके नीचे ले तो आर्सेनिक होगा विथ 1 लोन पेयर। जैसे दोस्तों नीचे चलते जाएंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। सो ये सभी एलिमेंट में आपको सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। ये सभी में ऑक्टेट रूल फुलफिल हो रहा है, बट स्टिल स्टेबिलिटी ऑफ दिस ऑल कंपाउंड्स आर नॉट इक्वल। इन सब की स्टेबिलिटी इक्वल नहीं है। इवन एनर्जी ऑफ दिस ऑल कंपाउंड इज ऑल्सो नॉट इक्वल। दोस्तों यहाँ पे एनर्जी भी इक्वल नहीं है। इट मीन्स, आई रिपीट, इट मीन्स दोस्तों आप एनर्जी और स्टेबिलिटी की बात फ्रॉम दिस ऑक्टेट रूल नहीं जान सकते। दैट इज़ वन अनदर ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर थियरी दोस्तों। ओके, तो आज के लेक्चर में जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, एक ही क्वेश्चन पढ़ा है, दैट इज ऑक्टेट रूल एंड इट्स लिमिटेशन, और वी कैन से ड्रॉबैक ऑफ दी ऑक्टेट रूल। दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है। ओनली लिमिटेशन, ओनली ड्रॉबैक्स। अगर ये 5 मार्क्स में आया तो आपको ड्रॉबैक्स को भी साथ में अटैच कर ही देना है। ये बात दिमाग में रहनी
चाहिए। ओके, जैसे आगे डिस्कस किया था दोस्तों, हमको कई सारे लुईस स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करने हैं, कई सारे फॉर्मल चार्ज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसके लिए आपको डाउट सॉल्यूशन में कंपलसरी ज्वाइन होना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। Argon is an inert gas used in arc welding and cutting. Argon protects the weld area from oxygen and water vapor because it is unreactive. Argon is one of several noble gases, all of which are unreactive. Noble gases are unreactive because they have stable electron configurations, unlike other elements. The noble gas argon has 8 electrons in its outer shell. This full outer shell means that the argon atom is stable and unreactive, as with other noble gases. This number of electrons in a stable outer shell leads to the octet rule. The octet rule is a chemical rule of thumb, so it doesn't always apply. But in general, the octet rule means the atoms of main group elements tend to combine so that each atom has 8 electrons in its outer shell. This number of electrons giving the atoms in a molecule the same configuration as a noble gas. Most elements have unstable electron configurations. These elements will react to lose or gain electrons so that they have the same electron configuration as the nearest noble gas. How do we know which elements follow the octet rule? The periodic table is arranged into rows called periods. The columns are called groups. The groups indicate an element's key characteristics and whether it will follow the octet rule. Elements in groups 1 and 2 and 13 through 18 follow the octet rule in that they try to get 8 electrons in their outer shell. Elements in group 1 have 1 electron in their outer shell, like lithium. Elements in group 2 have 2, like magnesium. Elements in group 13 have 3, like aluminum. Elements in group 14 have 4 electrons in their outer shell, and so on. Sodium and chlorine, which are in the same period as the noble gas argon, both follow the octet rule. That is, both elements react so they have 8 electrons in their outer shell. This is why sodium and chlorine, even though they are highly reactive, react to form a stable ionic compound. Sodium donates its electron to chlorine. The reaction creates a stable molecule of sodium chloride or table salt. When this happens, the atoms of sodium and chlorine ionize. They form ions. An ion is an atom or molecule with a net charge because it has lost or gained 1 or more electrons. The atom becomes charged because the number of electrons no longer equals the number of protons. Lewis dot diagrams are another visually useful way to understand the octet rule. Sodium has 1 electron in its outer shell, represented here by a dot. The 7 dots around chlorine represent its 7 valence electrons, with 1 spot to fill to have a full outer shell. When sodium and chlorine combine, the atoms become stable and also have a charge. However, not all elements follow the octet rule. Hydrogen, for example, is in the same period as helium. It therefore reaches stability with only 2 electrons in its outermost shell. This is what happens when hydrogen reacts with oxygen to form water. Although hydrogen does not follow the octet rule, oxygen does. Quite a number of other elements, especially those with higher atomic numbers, do not always follow the octet rule. However, elements and molecules we deal with in everyday life and in chemistry class usually follow the octet rule. You can think of chemistry as all the elements trying to achieve the same number of valence electrons as the noble gases. This tendency is reflected in the periodic table, and is why the octet rule is an important principle of chemistry. There are a number of exceptions when we deal with the octet rule, and we're going to go through each one of those so that you can be successful when you're drawing Lewis structures. The first exception, and probably one of the more important ones, is hydrogen. Hydrogen has 1 valence electron. In fact, it only has 1 electron. To complete that first energy level, there only need to be 2 electrons. So hydrogen will bond with itself or other atoms so that it can have 2 electrons. That's the same configuration as the noble gas helium. Helium is another exception to the octet rule. It has 2 valence electrons in its outer shell, and that shell is full. If we were to add more electrons to helium for some reason, they would have to go in another shell. So here we have hydrogen forming a chemical bond with chlorine by sharing electrons. The hydrogen has 1 electron,
and it shares that with chlorine, which has 7 electrons in its outer shell. Once they form the bond, hydrogen now has 2 valence electrons, and chlorine has 8, an octet. Moving on to lithium, we have 3 electrons, but we only have 1 valence electron in that highest energy level. So lithium will lose that electron in the outer shell, which is now empty and goes away, and we just have lithium with 2 valence electrons, much like the noble gas helium. We should also put a plus sign up there because lithium's lost a valence electron. It now has a positive charge. In a similar sense, beryllium will lose 2 electrons in its outer shell, and once they're gone, it has the same configuration as the noble gas helium. Aluminum and boron. Let's look at BH3. Boron has 3 valence electrons. Each hydrogen has 1, so we have 6 valence electrons. We'll put a pair of electrons between each atom to form chemical bonds. So we've used all 6 valence electrons. The hydrogens each have 2. That means their outer shell, or highest energy level, is full. And the boron only has 6. But boron is an exception to the octet rule. It only needs 6. If you check the formal charges, you'll see that this is the best structure for BH3. If we were doing AlH3, we would just have an Al where the B is, and that would be the correct structure for AlH3. We also have what are called expanded octets. These exceptions to the octet rule get a bit complicated, but essentially some of the electrons can hybridize and fill d orbitals. This is possible for elements in the 3rd period, past silicon, and below. Let's take a look at an example, PCl5. For PCl5, we have a total of 40 valence electrons. And you can kind of see the problem here already. We have 5 chlorines that are going to bond to the phosphorus, and each one is going to have a pair of electrons. That would mean 10 valence electrons around the phosphorus. Let's see how this looks. So I form chemical bonds by placing a pair of electrons between each of the atoms. I've used 10 valence electrons, and now I'll go around and use up the remaining electrons. I have 30 left to complete the octets on chlorine. Okay, it's a bit busy, but let's see what we have here. We've used all 40 valence electrons. Each chlorine atom has 8 valence electrons. It has an octet. And the phosphorus in the center has 10 valence electrons, an expanded octet. This is an exception to the octet rule. If we calculate the formal charges, we'll see that this is the best structure for PCl5. As you move on in chemistry, you'll see that expanded octets are fairly common, and we use them to explain the different resonance forms of Lewis structures. Finally, we'll look at exceptions to the octet rule involving odd electron compounds. These are compounds that, not surprisingly, have an odd number of electrons. You don't see them a whole lot, but they're important exceptions and you should be aware of them. Nitrogen in particular is one to watch out for. Let's take a look at nitrogen monoxide. Nitrogen has 5 valence electrons, oxygen has 6, so we only have 11 valence electrons, an odd number. Let's start by putting 2 valence electrons between the N and the O to form the chemical bond. So we've used 2, we have 9 left. Let's put electrons around each of the atoms to fill the octet. We've used 8, and now we've used 10, and we only have 1 valence electron left. Let's just put that on top of the nitrogen. We still have a problem because oxygen has 8, but nitrogen has 5, so let's form a double bond. That helps. Oxygen still has 8 and nitrogen has 7, but we don't have any more valence electrons, and this is the best we're going to do. You can calculate the formal charges to make sure that it's right to put the single electron on nitrogen and not the oxygen, and you'll see that this is the best Lewis structure for nitrogen monoxide. This brings up an important point. When you're dealing with compounds that have odd numbers of electrons or expanded octets, you can always check the formal charges to make sure that you have the best or most likely Lewis structure for that compound. So there you have it, the exceptions to the octet rule. This is Dr. B, and thanks for watching.